आप हर रोज इसी प्रकार किसी मंदिर से शुरुआत करते हैं धार्मिक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जब 5 तारीख को शुरुआत की तो वो सर्व जातीय बनियान खाप का चबूतरा था, वहां से की थी। अब 7 महीने ज्यादा लंबे नहीं दिखेंगे। एक राजनीतिक तौर पे एक खालीपन सा लोग महसूस कर रहे थे, ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे। इससे पहले तो आपके चाहे भालू की बात करें या फिर जेपी की बात करें, उन्होंने कहा कि ये तो पार्टी की यात्रा ही नहीं। वो किसी की भी हो यात्रा, पार्टी की है नहीं है, निजी है नहीं है, लेकिन पार्टी का जो उद्देश्य है उसके बारे में सवाल या निशान उठाने का तो कोई मेरे को तो औचित्य ही समझ में नहीं आता। कोई भी व्यक्ति यदि कांग्रेस का झंडा उठा के लोगों के बीच में जा रहा है तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? कि लोग तो नया ढूंढ रहे हैं, पर पार्टी क्यों पुराने पे ही लगी हुई है? नहीं, सब हो जाएगा, वो तो लोगों के ऊपर होता है सारा। सबको इस यात्रा में निमंत्रित कर चुका हूँ, आगे भी बुलाऊंगा और उम्मीद है इतनी लंबी यात्रा में अनेकों पड़ाव आएंगे। इनसे निजी तौर पे मेरी बात हुई है, पिताजी से भी बात हुई है, उनको मैं आगे जाके जब दिल्ली जाऊंगा उनको मैं निमंत्रण खास दे के आऊंगा। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आज मैं हटकेश्वर धाम में हूँ, मंदिर की घंटी आपको सुन रही होंगी। और आज जो ब्रिजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा है, आज उसका 5वां दिन है और सफीदो विधानसभा में पहुंचे हैं। दिन 6 भी कह सकते हैं, पर एक दिन ड्रॉप हो गया था, तो ऐसे में 5वां दिन उनका यात्रा का है। यात्रा में क्या अनुभव रहे, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा, ये सब आज मैं डिस्कस करूंगा ब्रिजेंद्र जी से। बहुत बहुत स्वागत सर। सत्य बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी यात्रा की शुरुआत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जरूरत है। सबसे पहला सवाल हम मंदिर में खड़े हैं, वहीं से करते हैं। आप हर रोज इसी प्रकार किसी मंदिर से शुरुआत करते हैं धार्मिक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद ये बल्कि पहला है पिछले 5-6 दिन में जब हम किसी मंदिर से शुरुआत हो रही है। जैसे जब 5 तारीख को शुरुआत की तो वो सर्व जातीय बनियान खाप का चबूतरा था, वहां से की थी। आज यहाँ से हो रही है, तो उस नाते इतना नहीं सोच रखा कि कहाँ से करनी है। लेकिन वो क्योंकि जहाँ से भी शुरू करना है, जिस भी गांव से निकल रहे हैं, तो वहाँ के जो लोकल जो हमारे सब साथी हैं कांग्रेस के, वही डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है। और डिसाइड जब लोग करते हैं, रिस्पॉन्स कैसा अभी तक? अगर 5 दिन के अनुभव की मैं बात करूं, नहीं, अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब 7 महीने ज्यादा लंबे नहीं दिखेंगे। शुरू करने से पहले तो हमको खुद को भी शक था कि ये इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया, ये पार कैसे लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स है, बड़े उत्साहित हैं। और पूरी जो हमारी टीम है यात्रियों की जो साथ चलते हैं, उन क्योंकि कुछ ही कह लीजिए कि इतनी लंबी यात्रा मैराथन है ये, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन तो चाहिए। और लोगों का प्यार जो है, उससे बड़ा प्रोत्साहन कोई नहीं होता। आपको मैं जब से देख रहा हूँ, यूथ बहुत अट्रैक्ट आपसे है। हाँ, बहुत आ रहा है। बिल्कुल। मिलने वालों में यूथ बहुत रहता है। देखिए, यूथ ही है मोटे तौर पे जिसने प्रदेश की और समाज की दशा और दिशा का निर्धारण करना है। सारा बोझ भी उन्हीं के कंधों पे है। और मुझे खुशी है इस बात की, यूथ राजनीतिक तौर पे ना सिर्फ सचेत हो, बल्कि सक्रिय भागीदारी निभाए। ये बहुत जरूरी है। तो यदि इस यात्रा के माध्यम से भी और यदि जुड़ते हैं इस मुहिम के साथ, तो बहुत ही सुखद बात है हमारे लिए, सबके लिए। जो पिछला जो चुनाव हुआ असेंबली का, उसका नतीजा किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का आएगा। ना तो लीडर्स ने, ना वर्कर्स ने और ना लोगों ने। लेकिन जो नतीजा है वो सबके सामने है। और उससे ये बड़ी एक चीज है कि एक राजनीतिक तौर पे एक खालीपन सा लोग महसूस कर रहे थे, ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे। तो शायद कोई लोगों को रास्ता चाहिए, तो वीरेंद्र सिंह वो रास्ते को नापने चल पड़े। नहीं, रास्ते को तो देखिए, मैंने जैसे कहा कि हमने जब अपना जो विश्लेषण किया कि सरकार क्यों नहीं बनी, उसमें 2 चीजें प्रमुखता से सामने आई थी। एक तो कांग्रेस के संगठन की कमी, और वो कमी खास तौर पे इसलिए खलती है क्योंकि जब आप बीजेपी जैसी शक्ति से जब आपका मुकाबला है, तो आपको संगठन के तौर पे और विचारधारा के तौर पे दोनों स्तर पे उनका मुकाबला करना पड़ता है। और विचारधारा उनकी खासतौर पर हरियाणा में तो बड़ी सादी सी है, जो पूरे प्रदेश देश में भी है, वो है विभाजन की, कि हर जगह 1-2 समुदायों को चिन्हित कर लो और बाकियों को उनके खिलाफ जोड़ने का अपना प्रयास करो। तो कुछ हद तक उनको यहाँ उसमें कामयाबी मिली। और वो कामयाबी मिलने में कारण ये रहा कि हमारा ग्राउंड पे वर्कर तो है,
कांग्रेस का समर्थक तो है, लेकिन संगठन नहीं है जो एक संगठित तौर पे उस चीज को काउंटर कर सकता। विजेंद्र जी, अब तो संगठन भी बन गया जी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के मन में संशय है कि क्या कांग्रेस संगठित बयान इस प्रकार के आते हैं अलग अलग। वो बयान जो है ना, वो मैं तो उनको कई बार प्रेरित मानता हूँ। वो बयान करवाए जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग कूद पड़ते हैं उसके अंदर। उससे पहले हुड्डा साहब के चाहे भालू की बात करें या फिर जेपी की बात करें, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो पार्टी की यात्रा ही नहीं। वो किसी की भी हो यात्रा, पार्टी की है नहीं है, निजी है नहीं है, लेकिन पार्टी का जो उद्देश्य है उसके बारे में सवाल या निशान उठाने का तो कोई मेरे को तो औचित्य ही समझ में नहीं आता कि किस चीज की नाराजगी है या क्या चीज है जो उसमें ठीक नहीं लग रही उनको। तो बड़ी बात यही है कि नाराजगी क्यों है जब कांग्रेस के लिए एक आदमी काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति यदि कांग्रेस का झंडा उठा के लोगों के बीच में जा रहा है तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। कांग्रेस की तो शक्ति ये होती थी, कहते थे कि हर देश के हर गांव में आपको कांग्रेस का झंडा उठाने वाला एक व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल, तो आप इसको टाइमिंग देखिए या फिर ये कहिए कि ट्यूनिंग इस प्रकार की, पहले जेपी और बालू बोलते हैं, उसके बाद हुड्डा साहब बोलते हैं, अब फिर प्रदेश अध्यक्ष और वो भी कह देते हैं नहीं ये तो निजी यात्रा है। नहीं ठीक है, निजी कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल कांग्रेस की हमारी यात्रा है, कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस को लोगों के साथ मजबूती से जोड़ने के लिए है। साइड में नमस्कार, नमस्ते नमस्ते, बस बढ़िया। बिल्कुल गांव में चाव बड़ा लोगों में दिख रहा है, जिस प्रकार से 8 गांव के देखे चले को आपको 10 मिनट में 3 जगह प्रोग्राम हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वही जो मैंने कहा कि एक शायद लोग कुछ मेरे ख्याल से नया ढूंढ रहे हैं। अभी जब हम बातचीत कर रहे थे बीच में एक बात रह गई थी कि लोग तो नया ढूंढ रहे हैं पर पार्टी क्यों पुराने पे ही लगी हुई है। सब हो जाएगा, वो तो लोगों के ऊपर होता है सारा। हाँ, यदि लोगों का एक भाव यदि निकलेगा, हाँ, तो उसके बाद परिस्थितियां अपने आप उस हिसाब से शेप होना शुरू हो जाती है। हाँ, बिकॉज लोकतंत्र में राजनीति जो है वो बड़ी सीधी सी बात है, लोगों से के माध्यम से चलती है। हाँ, तो लोगों का यदि कोई मत सामने आता है, हाँ, तो हर पार्टी उसका संज्ञान लेती है। हाँ, हाँ। फिर वही बात आ जाती है ना, क्योंकि 2 दिन से एक बात तैर रही है, जब से चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप कहते हैं कि संज्ञान में लेंगे, संज्ञान में लेने वाले बीके हरिप्रसाद के बाद तो फिर राहुल और बीके हरिप्रसाद जी का सिर्फ आप पहला पार्ट जो है उनके वक्तव्य का वो ना देखना, उसके बाद जो ये कहा गया है, हाँ, कि यदि कोई इस यात्रा में कांग्रेस का व्यक्ति अगर भागीदारी करता है, हाँ, तो इससे पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, और दूसरा इस तरह की चीजें जो है वो पार्टी को मजबूत करने का काम करती है। हाँ, तो ठीक है, मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, और मैं प्रदेश हो या केंद्र हो, हाँ, सभी कांग्रेस के जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, हाँ, मैं सबको इस यात्रा में निमंत्रित कर चुका हूँ, आगे भी बुलाऊंगा। हाँ, और उम्मीद है इतनी लंबी यात्रा में अनेकों पड़ाव आएंगे, हालांकि धीरे धीरे सब इसमें कहीं ना कहीं जरूर हिस्सा बनेंगे। आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं चलते हुए, हालांकि मेरा मन नहीं करता कि नेगेटिव इस प्रकार के सवाल हो, पर करे क्या, जो राजनीति में चलता है वो सवाल भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं सबको निमंत्रण दिया गया है, कोई बात नहीं है। आप भी कहते हैं कि निमंत्रण दिया हुड्डा साहब को, पर हुड्डा साहब कहते हैं कि हमारे वहाँ तो निमंत्रण नहीं आया यात्रा के लिए। जितने भी कांग्रेस के और जो चुनाव और जो हमारे 3-4 सीनियर नेता हैं, उसमें हुड्डा जी, शैलजा जी, सुरजेवाला जी, कैप्टन अजय यादव जी, इनसे निजी तौर पे मेरी बात हुई है, हुड्डा जी से भी बात हुई है। उनको मैं आगे जाके जब दिल्ली जाऊंगा, उनको मैं निमंत्रण खास दे के आऊंगा। हाँ, नहीं आप जब जाओगे आप, हाँ, अच्छा, मैं नहीं, आप एक दिन कह रहे थे कि उस कोठी नंबर पे पहले वो जयप्रकाश और उनके बेटे के लिए। अच्छा, वो उनके लिए था, वो गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे उनका एड्रेस है। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब ताऊ तो सही कह रहे हैं, अभी तक निमंत्रण नहीं है। दीपेंद्र को तो मैं दिया है, अच्छा, लेकिन हुड्डा जी को मैं क्योंकि खुद पर्सनली देना चाहता था, हाँ, इसलिए वो
क्योंकि बीच में उनकी फिर अपॉइंटमेंट हो गई थी CLP वाली। हाँ तो उस समय मेरी यात्रा भी शुरू होने वाली थी, तो मैंने कहा था, मैंने सोचा कि आगे जाके दोबारा कर देंगे। CLP और प्रदेश अध्यक्ष के फैसले आप क्या कहते हैं? पहले राहुल नरेंद्र के बारे में अगर आपसे मैं पूछूं, उनको जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, दौड़ पाएंगे जिन चीजों की कांग्रेस को जरूरत है हरियाणा में वो पूरी हो पाएंगे? देखिए, हमारा सिर्फ अनुरोध यही है कि पूरी पार्टी को संगठनात्मक तौर के तौर पे, संगठन के तौर पे साथ लेकर अगर चलेंगे, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे और पार्टी के अनेक जगहों पर उनको यदि उपयुक्त स्थान प्रदान करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका कार्यकाल कामयाब रहेगा और पार्टी को बेहतर स्थिति में ला पाएंगे। आपने शुभकामनाएं दे दी फोन करके? बिल्कुल, 2-3 बार बात हो चुकी मेरी। अच्छा, हाँ, यात्रा को लेकर के भी चर्चाएं होती हैं? बिल्कुल। हाँ, तो क्या उत्साह बढ़ाते हैं, कहते हैं ठीक है? बिल्कुल, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि क्यों कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। हाँ बिल्कुल। हाँ, है तो पार्टी के लिए, मना क्यों करे कोई भी? मेरे को तभी तो हैरानी हुई थी जब वो 2-3 लोग उछले थे। हाँ, अरे आप जिस प्रकार से आपने शुरू में भी कहा कि परमिशन तो ऊपर से ली गई है, पर अभी तक यात्रा में कोई भी बड़ा नेता नहीं आया। ये प्लानिंग का हिस्सा है कि बाद में बुलाया जाएगा, बीच में बुलाया जाएगा? तो शुरुआत में अमूमन यही रहता है कि शुरुआत बड़े नेता। देखिए, हमारा यात्रा में शुरुआती तौर से कभी भी इवेंट क्रिएट करने का मंशा नहीं। हमारा खुद की सोच भी ये थी कि यात्रा जब चलेगी और यदि लोगों का उसको समर्थन मिलेगा, लोग यदि इसमें अपनी प्रतिभागिता दिखाएंगे, तो फिर धीरे धीरे हम सबको विशेष तौर पे यात्रा में शामिल होने का अलग से भी उसकी व्यवस्था करेंगे। अरे हरियाणा की राजनीति में राजनीति में क्या, हरियाणा में एक बड़ी घटना हुई है। वाई प्रसाद ने जिस प्रकार से सुसाइड कर लिया है, एक IPS के द्वारा सुसाइड करना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है देश भर के लिए। किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? बहुत ही बड़ी घटना है और बहुत दुखद है। और ये प्रदेश का जो समाज है, भाई जिस सद्भाव की हम बात कर रहे हैं, जिसको बिगाड़ने के लिए बीजेपी ने जहर घोलने का काम किया है, ये बिल्कुल उसकी क्या बोले, जो शीर्ष में, शासन के शीर्ष पे जिस प्रकार से वो चीज प्रतिबिंबित कर रही है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना सीनियर अफसर हो, उसको इतना प्रताड़ित कर दिया गया था कि उनको अपनी जान लेने की मजबूरी हो गई। तो ये चीज हम समाज के सामने रखना चाहते हैं। मैं किसी इंसिडेंट को इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक ये भाई पूरन कुमार जी की सुसाइड और वो एक लड़के की जो बरेली में जो निर्मम हत्या की गई है, ये, और वो भी शेड्यूल कास्ट समाज से था। तो ये चीजें दिखाती हैं बीजेपी का असली चेहरा क्या है। और वो सिर्फ उन्होंने शीर्ष पे तो ये कर ही रखा था राजनीतिक स्तर पे, लेकिन उससे भी ज्यादा घातक है यदि ये हमारे समाज में घर अगर ये चीज कर जाएगी। जहाँ धर्म मिलता है वो धर्म के नाम पे करते हैं, यहाँ धर्म उतना सार्थक उनको लगता है कि भाजन के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता, तो दूसरी जो डिविजन है, कास्ट डिविजन खास तौर पे, उसको बीच में ले आते हैं। आप तो एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं जी, आपको लगता है कि इस प्रकार के जो एक लॉबी है वहाँ पर भी ये सारी चीजें हो सकती हैं? नहीं, मैं लॉबी वगैरह तो खैर मैं कभी उनका हिस्सा नहीं रहा, लॉबियों का। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आप रही हैं, क्या प्रशासनिक अधिकारी भी आपस में इस प्रकार के जो आरोप लगते हैं, क्या ऐसी स्थितियां हो सकती हैं? जितने भी अधिकारी हैं या कोई भी किसी भी अच्छी पोजीशन पे बैठा है, वो ऐसा तो है नहीं कि समाज से कहीं अलग से आया है, तो सब समाज का हिस्सा ही। तो उनका विवेक कितना इवॉल्व हुआ है, उनकी सोच कितनी, उसका फैलाव कितना है, वो तो व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है। लेकिन ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कटु सत्य हैं समाज के, जिनको हमें कन्फ्रंट तो करना पड़ता है और करना चाहिए। मामला दर्ज हो गया है जी, संतोष लायक है कार्रवाई?
देखिए, इसमें जिन लोगों को आरोपित किया गया है वो पुलिस प्रशासन का शीर्ष नेतृत्व है। तो इसमें तो इंक्वायरी का मतलब तभी होगा जब कोई तीसरी एजेंसी इसकी इंक्वायरी करे। तीसरी एजेंसी से मेरा मतलब है कोई सिटिंग जज करे, क्योंकि अदरवाइज तो पुलिस तो चाहे हरियाणा की हो या यूटी की हो या सीबीआई की हो, तो सारा एक तंत्र का हिस्सा है और वो सारा तंत्र आज के दिन बीजेपी चला रहा है। तो वहां से ज्यादा न्याय की उम्मीद रखना मुझे तो कोई उसमें बड़ी बात नजर नहीं आती। अच्छा, दूसरा अभी रोहतक में रैली हुई, इनेलो की रैली हुई, बीजेपी के भी कई कार्यक्रम रोहतक में गए। हुड्डा साहब और दीपेंद्र दोनों कहते हैं कि टूरिस्ट पैलेस बना दिया गया रोहतक को सबने, तो आपका भी रोहतक में कोई कार्यक्रम आके? यात्रा निकलेगी, रोहतक से भी निकलेगी, हम तो 90 के 90 हल्कों से निकलेंगे। हाँ, और जो टूरिस्ट पैलेस कहते हैं, नहीं, ये टूरिस्ट वगैरह की उनका जो मत है वो है, लेकिन हरियाणा कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रदेश तो है नहीं यूपी की तरह। और राजनीतिक तौर पे 4-5 जिले हैं जो जिसको पॉलिटिकल नर्व सेंटर कहते हैं। तो घूम फिर के जो बड़ी फंक्शन जो होते हैं पार्टियों के, वो आमतौर पे उन्हीं जगह पे होते हैं, चाहे वो जींद हो या वो रोहतक हो या हिसार भिवानी हो या रेवाड़ी हो या आपका मेवात का कोई इलाका हो, तो वो तो कहीं ना कहीं तो प्रोग्राम होंगे ही। वैसे इनकी रैली को किस प्रकार से आप देखते? कामयाब थी, भीड़ तो ठीक थी, और इसका हरियाणा की राजनीति पे आप क्या प्रभाव मानते हैं? कोई प्रभाव नहीं, वो राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो पिछले चुनाव का नतीजा आया है उसके बाद उनको शायद कुछ उम्मीद नजर आ रही है। जबकि मेरा ये मानना है कि हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में जब 2 राष्ट्रीय दल मजबूती से आमने सामने हो जाएं, तो किसी क्षेत्रीय दल की जगह बचती नहीं। 2014 से पहले स्थिति अलग थी, तब पूरी राजनीति जो थी उससे पहले के 50 साल की, वो कांग्रेस वर्सेस लोक दल के जितने भी रूप थे, पहले देवीलाल का जो भी पार्टियों के नाम रहे हैं, एक तरफ वो होते थे, एक तरफ कांग्रेस होती थी। बीजेपी एक छोटा सा अर्बन सिटीज की पार्टी थी जो आमतौर पे लोक दल के साथ ही जाती थी चुनाव में। बिल्कुल। तो लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस क्योंकि पूरी तरह से मैदान में है, तो अब मुझे फिलहाल कोई तीसरे दल की या खासतौर पे क्षेत्रीय दल की मुझे सार्थकता ज्यादा नजर नहीं आती। एक बार तो लगता था कि खत्म हो गई है इन्हें लोग, पर ये जो स्पेस मिला उसका कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए कुछ तो स्पेस लिया। देखिए, इनेलो के पास इस प्रकार का आयोजन, और ये हर साल करते हैं, इस प्रकार का आयोजन करने का में वो सक्षम है। अच्छा, उनके पास साधन संसाधन भी हैं, और कुछ ही कह लीजिए बहुत पुरानी पार्टी है, तो अभी भी उनके पास हर जगह से बहुत कम संख्या में हो लेकिन वर्कर्स हैं। तो उस नाते उनके लिए पब्लिक मीटिंग करना और उसमें क्राउड इकट्ठा करना, उसके मैं ज्यादा राजनीतिक मायने नहीं देखता उसके अंदर। अच्छा, सीएम साहब का भी एक बयान आया था, कह रहा था यार बीजेपी ने क्या कमी रखी चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के लिए, बेटा एमपी, खुद सेंट्रल मिनिस्टर और आपकी माताजी विधायक, सब कुछ तो था। फिर बीजेपी छोड़ने का क्या? तो हमारे अपने दम पे था, राजनीति में कोई खैरात में थोड़ी मिलती है चीज। नहीं, वो तो यही नैरेटिव बनाते हैं ना कि हमने दिया सब कुछ। दिया उसी को जाता है ना जिसको देने लायक हो। किसी और को क्यों नहीं दे दिया? किसी और को दे देते, कौन मना कर रहा था? तो ये उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 का जो चुनाव था उससे पहले जो कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े लीडर्स थे जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, जो रूरल एरिया है सारा हरियाणा का, बीजेपी को एंट्री उनके माध्यम से हुई है। उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह सबसे प्रमुख थे। तो वो कोई, जैसे मैंने कहा कि राजनीति में कोई मुफ्त में कोई चीज नहीं बांटता। यदि कोई सक्षम है और लोगों का समर्थन किसी को है तभी जाके तरजीह मिलती है राजनीति में। बीजेपी छोड़ने का मन पूरे परिवार का ही था, ये चौधरी साहब का निर्णय था? वो मेरा निर्णय था जी। अच्छा, आपका निर्णय था? हाँ, वो मेरा निर्णय था। लेकिन जब चौधरी साहब को मैंने बताया तो वो उससे सहमत थे। ऐसा क्या? उस टाइम पे तो आप सांसद थे। वही है, मैं सांसद था लेकिन मैं तो
दुखी तो बहुत पहले से हो लिया था। और देखिए निजी तौर पे मेरे को कोई, अभी मैं कई बार कह चुका हूँ, निजी तौर पे मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। हाँ ऐसा नहीं था कि मुझे किसी प्रकार से हाँ पार्टी ने इग्नोर किया हो या, तो वो सब ठीक था। लेकिन वहां जाने के बाद घटनाक्रम एक ऐसा हुआ हाँ जिससे ये चीज स्पष्ट हो गई थी कि जो मैं ओरिजिनली सोचता था बीजेपी के बारे में, हाँ तो मैं वहीं पे आके टिक गया था। और तो मैं वहां रह नहीं सकता था। घटनाक्रम आपने अभी तक बताया नहीं किसी को। सिर्फ नहीं, घटनाक्रम तो 3-4 इंसिडेंट जो हुए हैं, हाँ सारे के सारे हरियाणा से संबंधित थे, सारे राष्ट्रीय मुद्दे थे। हाँ और सीधा सीधा असर उनका सबका हरियाणा पे पड़ता था। हाँ चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो महिला रेसलर्स का मुद्दा हो, हाँ। अग्निपथ स्कीम हो, सारी की सारी हमको हिट करती थी डायरेक्टली। और मुझे सबसे पहला झटका तो तभी लग गया था जब 370 और 35A के भाषण जब हुए थे। उन भाषणों में जो सत्ता पक्ष की ओर से भाषा इस्तेमाल की गई थी, मेरे को आभास तभी होना शुरू हो गया था कि गलत आ गया मैं। गलत गाड़ी का टिकट ले लिया। तो ठीक है वो अब भाई पर एक बात तो है, एक चीज और लोगों में अब नैरेटिव जो रहता है, और कहते हैं कि जाट ज्यादा दिन बीजेपी में रुकते नहीं। चाहे मलिक साहब की बात करो या फिर अब उपराष्ट्रपति अपने जगदीश जी की बात करें कि इसमें सिर्फ इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी वो लोग छोड़ दें। नहीं, इसमें जाट की या किसी जाति विशेष की बात नहीं है। बेसिकली जिनको समझ में आ जाए, हाँ 3-4 वर्ग हैं हाँ जो बीजेपी को फूटी आंख निभाते। अच्छा राजनीतिक कारणों से भले ही उनको वो कुछ कार्य रखे। हाँ एक तो पूरा किसान वर्ग, उनको किसान वर्ग से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि किसान वर्ग में भी वो विभाजन करने का हर तरह से प्रयास करते हैं। हाँ पूरा किसान आंदोलन को जिस तरह से इन्होंने तिरस्कृत करने का, बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र जो रचा था, हाँ वो तो शुक्र है वो किसान डटे रहे सारे के सारे। ये तो क्या क्या संज्ञा नहीं दी गई उनको, देशद्रोही से लेके और खालिस्तानी और पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या बना दिए थे। हाँ पर किसान दूसरा वर्ग शेड्यूल कास्ट। हाँ शेड्यूल कास्ट से बीजेपी का कभी भी वैचारिक तौर पे हाँ कभी एक नहीं हो सकते। हाँ दूसरा वो है बहुत बड़ा एक वर्ग। और तीसरा जो पूरा अल्पसंख्यक समुदाय है। हाँ और पहले माना जाता था कि बीजेपी सिखों को बड़ा प्रेम करती है। हाँ सारे वो अडवाणी जी के टाइम में एक उन्होंने एक उनके साथ गठबंधन बनाया था पंजाब में, हाँ जिसकी वजह से वो बहुत लंबा भी चला। लेकिन जब बीजेपी का असली रूप सामने आना शुरू हुआ 2019 के चुनाव के बाद, तो सारे अल्पसंख्यक जो हैं, हाँ उनको वो किस दृष्टि से देखते हैं वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। मतलब मुझे बड़ा कहते हुए शर्म आती है, हाँ। ये जो 80-20 टाइप के जो नारे दिए जाते हैं, हाँ ये 80-20 सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है। हाँ ये 80-20 जहां धर्म नहीं मिलता वहां कोई और चीज निकालते हैं। हाँ प्रयास 80-20 करने का ही है, सबको इकट्ठा लेने का कोई प्रयास नहीं। तो ये जितनी भी मेहनत कश कैटेगरीज हैं आपकी, हाँ इनसे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाँ पूरा जो फौज का जो तंत्र है, मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कच्चे की फौज तैयार करके हाँ फौज को कौन सी मजबूती देना चाह रहे हैं। हाँ मतलब 4 साल जिस बच्चे ने नौकरी करनी है, हाँ उसके अंदर यदि आप लंबे लंबे भाषण देके ये कहें कि आप राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति प्रेम उनके अंदर कूट कूट के भर देंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग में उनका यूनिट से लगाव बहुत कर देंगे, और 4 साल में थप्पी मार के कहेंगे भाई टाइम खत्म हो गया, अच्छा ये कुछ लाख रुपए ले और अब घर जा अपने। अब इसमें 2 सवाल हो रहे हैं। एक हाँ। तो आपने जो किसानों को लेकर के कहा, हाँ। किसानों को लेकर के ये है कि अब की बार जब चुनाव हुआ विधानसभा का, बहुत सारे किसान नेता हुड्डा साहब के पास गए, या यूं कह लीजिए कि उस टाइम में तो कांग्रेस ने का नेतृत्व वही कर रहे थे, किसी भी किसान नेता को एक भी टिकट नहीं दी गई। वो लोग कहते हैं कि राजनीति तो हमारे नाम पे हो रही है, किसानों के नाम पे, तो फिर हमें इसके अंदर इसमें जो टिकटें क्यों नहीं देके, हमें क्यों नहीं? इसमें जो किसानों के सो कॉल्ड लीडर है ना, हाँ ये स्वयंभू नेता भी हैं, हाँ और इनकी जो भूमिका रही है 2024 के चुनाव में, हाँ वो भी सबने देखी है। और
वो एक लोगों में, किसान वर्ग में एक भाव पैदा हुआ था। हाँ कि इसकी जो 3 कानून थे, एक वो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था। हाँ और उनको फिर गांव के बड़ों ने, खापों ने, हाँ और जरूर उसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे होंगे, हाँ भले ही पर्दे के पीछे रहे हों, हाँ उन्होंने उस आंदोलन का संभाल के रखा था। हाँ लेकिन इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो सिर्फ अपना राजनीतिक उलूसीदा करना चाह रहे थे। हाँ और इन लोगों ने पंजाब में प्रयास किया। हाँ पंजाब वाला चुनाव तो बिल्कुल ही किसान आंदोलन के खत्म होने के 6-8 महीने के अंदर अंदर हुआ था। और इनको किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर? कि फिर क्या कुछ किसान लीडर अगर चले जाएं विधानसभा में तो बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसान लीडर कौन है, इसको कौन परिभाषित करेगा? किसान लीडर तो लीड कर रहे हैं उन लोगों को। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो लीड करने वाले, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट थी। हाँ इसको कोई एक लीड नहीं कर रहा था। हाँ ये भारतीय किसान यूनियन या उसके अनेकों जो रूप थे, हाँ वहां से उसको मैनेज किया जा रहा था आंदोलन को। हाँ तो उस नाते ठीक है। हाँ लेकिन अगर ये कहें कि उनमें कोई बहुत बड़े नेता थे, हाँ तो शायद जो बहुत बड़े वाले नेता थे वो इलेक्शन लड़ने में इच्छुक भी नहीं थे। क्योंकि वो इलेक्शन वाली दलदल में नहीं कूदना चाहते। हाँ लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत से ऐसे भी थे जो अपनी आज तक कर रहे हैं। अब तो कोई आंदोलन नहीं है। अच्छा, एक हरियाणा में एक और आप ये कह सकते हैं कि नैरेटिव बनाया जाता है, कोई भी आदमी जैसे आप सड़क पे उतरे, आपको लेकर के भी शुरू में कहा गया कि बीजेपी की बी टीम है, इनेलो को भी कहते हैं बी टीम है, हुड्डा साहब को भी कहते हैं बी टीम है। ये बी टीम को आप किस प्रकार से समझते हैं, तो क्यों इस प्रकार के आरोप लगते हैं? ये देखिए, ये होती है चीप पॉलिटिक्स। हाँ मैं इस तरह की राजनीति में ना तो कूदना चाहता, ना इसके अंदर में कोई टिप्पणी करना चाहता। हाँ अब मुद्दों की बात करो, पार्टी की बात करो, विचारधारा की बात करो, लोगों के जो इश्यूज है उनकी बात करो। हाँ ए टीम बी टीम क्या होती है? हर व्यक्ति या हर पार्टी जो राजनीति में है, वो अपने आप को मजबूती हासिल करने के लिए अपने अपने प्रयास करती है। तो सिर्फ ये क्या है कि ये फलाना ए टीम है, ये बी टीम है, अच्छा, उसमें कुछ नहीं। पीछे जो प्रदेश अध्यक्ष थे उदयभान जी को माना जाता था हुड्डा साहब के गुट से हैं, आपको लगता है कि ये उस छाया से बाहर रहेंगे राव नरेंद्र? मेरा तो जी ये मानना है, 12 साल से संगठन नहीं था। हाँ तो गुट बनने स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद हाँ जब आपके पास दफ्तर ही नहीं है कोई, हाँ तो कहाँ जाएगा जो वर्कर है या लीडर? कहीं तो बैठने की जगह वो कहीं तो बैठेगा जाके। हाँ जहाँ ज्यादा बैठना शुरू हो जाएगा वो धड़े की शक्ल ले लेगा। हाँ तो वो उस नाते वो गुटबाजी तो एक व्यवहारिक भी थी और स्वाभाविक सी चीज थी होना। तो अब लेकिन क्योंकि संगठन बन गया है, हाँ और इसीलिए मैंने कहा, जब आपने प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में पहले मुझसे पूछा, यदि वो संगठनात्मक तौर पे पूरी पार्टी को आगे लेकर चलेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। अच्छा, एक सवाल मुझे जो शुरू में करना चाहिए था वो आप कर रहा हूँ। ब्रिजेंद्र सिंह ने ये जितना रास्ता लगभग आप डेली 11 किलोमीटर चलते हैं? नहीं, 20 से 22 किलोमीटर। हाँ, 11 किलोमीटर एक में लंच टाइम से पहले। ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, वो तो रूट पे जो गांव पड़ रहे हैं जिस हिसाब से जहाँ स्टॉप है, एवरेज 22 किलोमीटर हो जाता है। एवरेज हाँ 20 से 22 आ रही है अभी तक। तो पहले आदत थी चलने की? नहीं, इस तरह से यूं लगातार इतने डिस्टेंसेस चलने की आदत तो नहीं है। हाँ, नॉर्मल सैर जो आदमी करता है 5-7 किलोमीटर वाली, हाँ, वो करते थे 18, 15, 17, 20 किलोमीटर। कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं महसूस होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मानना है कि यदि पहला हफ्ता आदमी का ठीक निकल जाए, हाँ, तो फिर आगे ठीक ही निकलता है, क्योंकि फिजिकली जो प्रॉब्लम है, हाँ, वो शुरू के हफ्ते 10 दिन में ही आती है। एक और गाँव में आगे बात करते हैं, पता भी नहीं चला आ गए। तो आपके साथ हर रोज ऐसा ही होता है कि ये गांव दूसरे गांव आने में पता ही ना चले? नहीं, कई जगह डिस्टेंस भी आ जाता है। अच्छा, एक दिन हम एक गांव से दूसरे गांव में गए तो 20 से 8.5 किलोमीटर था। चलिए, ब्रिजेंद्र सिंह को अभी मैं उनके लोगों के साथ छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब फिर से स्वागत शुरू हो जाएंगे गाँव के बीच में। ऐसे में लोग भी बहुत सारे मिलना चाहते हैं। एक बार फिर से हम आएंगे इनसे बातचीत करने के लिए, और सच में जो लोगों का उत्साह है वो देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद ब्रिजेंद्र जी। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।